Hello and good evening, everyone. Am I audible? Jugal, Subrahil, kindly let me know. Okay, thank you. Thank you. So आप लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है ना? रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है, क्या क्या टाइप का होता है, हमने लास्ट क्लास में किया था. आई होप प्रैक्टिस भी किया होगा और ये क्लियर है. आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के पार्टनरशिप देखेंगे. पार्टनरशिप कैसे होता है ना? तो पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले. चलो, रेशियो क्या देखा था हमने? रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. रेशियो बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? दो क्वांटिटी का सेम काइंड का होना पड़ेगा. सेम टाइप का चीजों का ही रेशियो बनता है. और सेम टाइप की चीजों का रेशियो बनता है. तो किसी भी रेशियो का कभी क्या होगा? कोई यूनिट नहीं होगा, है ना? यूनिट नहीं होगा. सो दूसरा चीज क्या है? रेशियो ए इज टू बी इज रिटन एज ए इज टू बी. हम लोग ए इज टू बी करते हैं. ए इज टू बी एंड इन रेशियो ए इज टू बी, ए इज कॉल्ड योर antecedent and b is called your consequent. Ratio has no unit. A by b, if a by b, a less than b होता है, then a by b is a proper ratio. proper ratio कहते हैं उसको, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो हमने देखा था. इन्वर्सेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. याद है सबको कि अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है तो बी बाई इक्वल टू डी बाई सी होगा. और अगर इसको तो सिर्फ आपने क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी हो गया ऑल्टरनेंडो. कंपोनेंडो क्या है? ए प्लस बी बाई डी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी. डिविडेंडो क्या है? ए माइनस बी बाई डी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी. कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या होता है? ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस बी बाई सी माइनस बी. फिर हमने देखा था कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है. डुप्लीकेट क्या होता है? कि किसी भी रेशियो का स्क्वायर, है ना? स्क्वायर लेने से उसको डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है. जैसे आपका, अगर मैं एक रेशियो पकड़ लूँ 2/3, 2/3, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4/9 होगा. साफ डुप्लीकेट क्या होता है? साफ डुप्लीकेट होता है स्क्वायर रूट. मतलब 4/9 अगर है रेशियो तो उसका साफ डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2/3 होगा. ट्रिप्लीकेट क्या होगा? 2/3 अगर है तो फिर उसका क्या करना है? क्यूब लेना है. ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3, 2 8. 3 × 3 × 3 मतलब 27. 3 का क्यूब. साफ ट्रिप्लीकेट क्या होता है? साफ ट्रिप्लीकेट मतलब 8/27 का साफ ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2/3. अभी इजी लग रहा होगा ये चीजें, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, तो आपको अगर ये पूछे कि पकड़ लो, आपको पूछा कि 8/27 का साफ ट्रिप्लीकेट क्या है, या फिर दो रेशियो है 2/3 एंड 8/27, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो कौन सा साफ ट्रिप्लीकेट है, कौन सा ट्रिप्लीकेट है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए, है ना? इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो मतलब अगर ए है तो फिर ए का इनवर्स क्या होगा? 1/a. मतलब ए बाई बी अगर है तो फिर बी बाई ए हो जाएगा उसका इनवर्स.
कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो हमने बात किया था कि अगर दो रेशियो या तीन रेशियो दिया हुआ है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, तो उसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? कंपाउंड रेशियो होगा ए इंटू सी इंटू ई। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट, और फिर डिनोमिनेटर का भी प्रोडक्ट ले लिया, वो उस टाइप के रेशियो को क्या रेशियो बोलेंगे? कंपाउंड रेशियो बोलेंगे, है ना? एम आई क्लियर? ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर दिया है। Which ratio is greater? So if A by B and C by D are two ratios, then A by B is greater than C by D if A into D is greater than B into C, है ना? कि हम लोगों को अगर पूछता है एग्जाम में कि भाई बताओ, कोई एक रेशियो दे दिया और बोला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पता करेंगे? हमको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया 103/111, और एक दे दिया आपका, पकड़ लो से 100/105, समथिंग लाइक दिस। तो हमको बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है। जब तक ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा हम रेशियो को नहीं बोल सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आसान तरीका क्या है? आप इसके डिनोमिनेटर को, मतलब दो एक्सट्रीम्स, हमने क्या बोला था? दो एक्सट्रीम बोला था ना, ए एंड डी, टू एक्सट्रीम्स, इनका मल्टीप्लाई कर दो, और टू मीन्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपका एडी इज ग्रेटर देन सीबी, तो ए ग्रेटर है तो फिर पहला वाला बड़ा होगा। अगर सीबी या फिर बीसी इज ग्रेटर देन कहा गया, बीसी इज ग्रेटर देन एडी, तो आपका दूसरा वाला नंबर बड़ा होगा। और अगर एडी इज इक्वल टू बीसी, तो इसे क्या क्या होगा? दोनों रेशियो बराबर होंगे, और जब दोनों रेशियो बराबर होंगे उसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है कि नहीं? चलो ये निकाल के दिखाओ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 25, 11, 75। जल्दी जल्दी से, आज पार्टनरशिप का प्रोग्राम करना है तो थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ भाई बताओ। गूगल रखती क्या होगा आंसर? कम ऑन, कितना आया? नहीं भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, कैसे करेंगे? हमको पता है प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। उसमें से ए एंड डी क्या है? एक्सट्रीम्स है, टू एक्सट्रीम्स। और ए को हम क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, एंड डी इज बाई फोर्थ प्रोपोर्शन। हमको क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन हम निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू निकालना है तो फिर डी को लेके आओ इस तरफ, और ए और बी इस तरफ चला जाएगा, तो बी सी बाई ए, है ना? यहाँ पे ए बी सी, और ये रहा मेरा डी।
तो डी निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। अगर मुझको बोलता सेकंड प्रोपोर्शन तो फिर मैं ये वाला पार्ट बी निकालता है ना। थर्ड प्रोपोर्शन बोलता तो मैं सी का वैल्यू निकालता। अब बोल रहा है क्या कि मुझको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डी का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो फिर से एक बार लिख रहा हूँ, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अपने को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, डी का वैल्यू, डी विल बी इक्वल टू क्या होगा, बी इधर जाएगा तो बी सी बाई ए हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 11, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 75, ए का वैल्यू क्या है 25। तो 25 तीन पर जाएगा 75 में, 3 11 जा 33। तो माय आंसर विल बी 30। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, find the third proportional to the numbers 49 and 7. Third proportion. Come on. Third proportional to the number 49 and 7. ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। हाँ भाई, आ गया वन। गुड। तो देखते हैं कैसे करना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, थर्ड प्रोपोर्शन है मतलब ए बी एंड सी तीन नंबर दिया हुआ है ना। दिस इज माय थर्ड प्रोपोर्शन। चौथा नंबर तो है ही नहीं, इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। यहाँ पे बी डबल होगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। बी स्क्वायर कितना है, बी कौन सा है भाई, 7 है। तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 49, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, find the mean proportional in between the numbers 49 and 9। mean proportional निकालना है। mean proportion now। देखो टाइम का खेला है, टाइम इतना नहीं लगना चाहिए, बात हुई।
बाकी करने को हर कोई कर सकता है इसको। कितना आया? ओहो, 1। ओके, देखते हैं कितना होता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है हमको पता है। ए इज टू बी प्रोपोर्शनल, इस तरीके से लिखते हैं ना प्रोपोर्शनल। सी इज टू डी, है ना। ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी। यहाँ पे इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसमें से मीन कौन कौन सा है? बी एंड सी है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब इनके बीच में कोई एक मीन वैल्यू है जो बराबर होगा। मतलब ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी होगा। बी एंड सी सब बराबर है। अब क्या हो जाएगा फिर? एक्स का वैल्यू इसको इस तरफ लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए और डी एक साथ आ जाएगा तो ए डी होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है मेरा 49 इंटू बी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है 9। तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49, मतलब इसको हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या लिखते हैं? 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आएगा 7। 3 का स्क्वायर और क्या कहते हैं स्क्वायर रूट कट जाएगा, आएगा 3। कितना हो गया? 21 हो गया। 441 गलत आंसर, शुभ्र। क्या क्या समझो पहले। हमको क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल, मीन वैल्यू कौन सा है? ये दोनों है मीन, ये दोनों है मेरे एक्सट्रीम्स। वन फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मीन जब बोल रहा है बी, बी इंटू सी। अब बी और सी क्या है? वैल्यू तो दिया नहीं है, तो बी और सी का वैल्यू सेम है। सेम अगर वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 9। एम आई क्लियर? हाँ, रूट करना भूल गए। देखो इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करना है? इसको देखने से ही लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए मैंने बोला था ये परफेक्ट स्क्वायर का अप टू 30 आपको याद होना चाहिए, देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर। 9 है तो 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लोगे तो फिर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। 7 इंटू 3 कितना होगा? 21। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। पार्टनरशिप। ओके, तो भाई हम लोग आजकल एक ट्रेंड चल रहा है किस चीज का? स्टार्टअप का, बिजनेस का। नौकरी तो है नहीं, तो सब लोग स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो पार्टनरशिप का समझना, समझ होना बहुत जरूरी है ना। तो पार्टनरशिप क्या है कि भाई हमने 2 या 3 दोस्त मिलके अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो किसका कितना प्रॉफिट का में हिस्सा रहेगा, उसी चीज को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। कि हम लोग मिलके कोई एक चीज ले रहे हैं, उसमें तेरा हिस्सा कितना है, मेरा हिस्सा कितना है, इसमें कितना है, उस चीज को हमको समझना पड़ेगा। Now you see, partnership to run a business or an organization, we need to have partnership. There are two types of partners. कैसा कैसे होते हैं? एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन?
जो पैसा भी लगाता है या फिर जो एक्टिवली बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो बिजनेस को चलाता है, रन करता है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जिसने कुछ पैसा लगा दिया लेकिन बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज से उसका कोई लेना देना नहीं। वो साल के एंड में या फिर महीने के एंड में आएगा कि भाई प्रॉफिट क्या हुआ, मेरा पैसा मेरे को, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो। उस टाइप के पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो इसमें तो बात करके फायदा नहीं है, एक्टिव पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का ना चार कंडीशन आते हैं, कि चार तरीके का पार्टनरशिप हो सकता है, और उन्हीं चारों कंडीशंस को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। So mainly there are four types of conditions related to the distribution of profit in business. एक पहला कंडीशन क्या है? When the time period of investment is constant, मतलब कि सबने बराबर समय के लिए अपना पैसा लगा। तो वक्त, टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। टाइम अगर कांस्टेंट है, देन द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी डिवाइडेड इनटू रेशियो। कैसा रेशियो? M1 is to M2 is to M3। जितना पार्टनर है उतने पार्टनर्स में बटेगा। और ये M1 M2 M3 क्या है? उनका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। पकड़ लो, मैंने 50 रुपया लगाया, आपने 20 रुपया लगाया, किसी ने 30 रुपया लगाया, और हमने सबने जो लगाया वो 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो क्या है? फिक्स्ड है। तो हम लोग किसके ऊपर बेस करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को? सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि किसका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके बेसिस पे पार्टनरशिप होगा, उसके बेसिस पे प्रॉफिट शेयर होगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? कि भाई हमने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है ना, वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट सेम है लेकिन टाइम सेम नहीं है। किसी ने बीच में अपना पैसा उठा लिया है ना, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है वो सबका बराबर है। किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा, किसी ने शॉर्ट टर्म में अपना पैसा उठा दिया, इस टाइप का कुछ हो गया, बट इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट सेम है। ठीक, ओके। तो इस टाइप के कंडीशन में किसके बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। T1 is to T2 is to T3, कि जिसने जितना टाइम के लिए लगाया उसका प्रॉफिट उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड टाइम पीरियड बोथ आर डिफरेंट। अब पकड़ लो, पैसा जो लगा रहे हैं वो भी डिफरेंट है, और जितने समय के लिए लगा रहे हैं वो भी डिफरेंट है। तो क्या करेंगे? M1 इंटू T1, M2 इंटू T2, M2 इंटू T3, किसका पैसा कितने समय के लिए लगा हुआ है वो हम निकाल देंगे। अब फोर्थ कंडीशन जो है ना, ये मेनली आपका ग्रेड 4 लेवल पे तो नहीं चाहिए, ग्रेड 3 के लिए हो सकता है। सो क्या है? मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि एक एक इन्वेस्टर या फिर एक एक जो पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट भी बार बार रिपीट कर रहा है, कि कभी आपने 50,000 लगाया, फिर आपने 6 महीना बाद 10,000 लगा दिया, 1 साल के बाद आपने 1 लाख रुपया लगा दिया। तो आपका टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है। तो टोटल क्यूमुलेटिव हम करना पड़ेगा, कि सम ऑफ M1 T1, सम ऑफ M2 T2, सम ऑफ M2 M3 T3, इस तरीके से, है ना। अब चलो ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तब जाके चीजें क्लियर हो जाए। चलो देखो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इफ थ्री पार्टनर्स A, B and C are investing 20,000, 45,000 and 60,000 for 1 year? बोलो कितना होगा?
हो गया। तो बताओ। अलग टीम। सुब्रनील। कैसे करेंगे? तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इफ थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी आर इन्वेस्टिंग 20,000, 45,000 एंड 60,000 फॉर 1 ईयर। मतलब टाइम क्या है? टाइम हो गया मेरा कांस्टेंट, है ना। कंडीशन कौन सा? एक पहला वाला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम मेरा कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो किसके बेसिस पे हम निकालेंगे? हम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। मतलब ए इज टू बी इज टू सी विल बी इक्वल टू 20,000 इज टू 45,000 इज टू 60,000। अगर ऐसा है तो यहाँ से तीन तीन जीरो तो कट गया पहले ही भाई। कितना बचा? 20 is to 45 is to 60। अब इनका कॉमन फैक्टर निकाल लो, एचसीएफ, और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 4 is to 9 is to 12। तो योर आंसर विल बी 4 is to 9। और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में, है ना। एचसीएफ हमने निकाल दिया और एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। If three partners A, B, and C are investing 20,000 each for a period of 1 year, 2 year, and 3 years, respectively, then find the ratio of their profits. जल्दी से। हाँ भाई।
निकला 1:2:3। सो क्या था यहाँ पे हमने देखा इन्वेस्टमेंट जो है मेरा, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है 20,000। सो फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर रेस्पेक्टिवली। तो अपना जो प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे, टाइम के बेसिस पे प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। तो टाइम के बेसिस पे 1:2:3 ही होगा। चलो ठीक है, 1:2:3 आसान था, बहुत बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, three partners undergo a partnership. Their investments are rupees 30,000, 40,000, and 50,000 respectively for time periods of 5 years, 2 years, and 3 years respectively. Find the ratio of their profit. क्या हो गया तीन, गूगल, चलो देखते हैं। Three partners undergo a partnership. Their investments are 30,000, 40,000, 50,000 respectively for a time period of, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, M1 is equal to 30,000, M2 is equal to 40,000, and M3 is equal to 50,000 for a time period of 5 years. So T1 कितना है, 5 years, 2 years, and 3 years. Find the ratio. तो क्या करना है अपने को, M1 T1, M1 T1 is to M2 T2 is to M3 T3 कर देना है। M1 कितना होगा, 30,000 का मैं 30 दे रहा हूँ, 1000 तो सब का बराबर है, तीन तीन तो कट जाएगा। 30 इंटू कितना हो जाएगा, T1 is 5 is 2
M2 कितना है, 40 है। T2 कितना है, 2 इयर्स। इस 3 इयर्स के लिए 50,000, तो 50 × 3 इयर्स। बस चला यहाँ है। अभी अपने को दिख रहा है 0 0 0 कट जाएगा, है ना। तो 3 5 जा 15, 8 15। So 15:8:15। तो गलती क्या क्या, 30,000 40,000 50,000 है ना। हाँ, तो 30,000 40,000 50,000, 5 years 2 years and 3 years, 5 years 2 years and 3 years। ठीक है। So 15:8:15। क्या ऑप्शन में गलत गलत, ऑप्शन गलत। ऑप्शन गलत। ठीक है। तो ये 15:8:15। नेक्स्ट करते हैं। ये करो तो जान। इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट। देखो क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर्स अंडरगो ए पार्टनरशिप विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,20,000, 80,000 and 1,50,000। Next year, A and B invested 80,000 and 20,000 respectively. Whereas C withdraws rupees 50,000 from the business, है ना। तो C withdraws 50,000 in third year of their partnership. A, B, and C invested rupees 1,50,000 and 1 lakh.
respectively. Find the ratio of their profit. कर पाएगा? दिक्कत है ना? तो क्या करना है, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो अपने को देखो कि इन्वेस्टमेंट कब कब हुआ और कितने टाइम के लिए हुआ, दोनों चीज देखना है। इन्वेस्टमेंट कब कब हुआ और कितने टाइम के लिए हुआ। पहला साल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर ए, बी एंड सी तीनों का इन्वेस्टमेंट क्या था? एक साल के लिए इसका था 1,20,000, इसका था 80,000 और इसका था मेरा 1,50,000। तो मैं लिख लू 120, 80 एंड 150। ये तीन दोस्त, तीनों का इन्वेस्टमेंट पहला साल। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर ए एंड बी इन्वेस्टेड 80,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। ए ने कितना किया? 80,000। बी ने कितना किया? 20,000। एंड सी विड्रॉस 50,000। सी ने उठा लिया है, सो -50। सही है? In third year of their partnership, ABC invested rupees 1,50,000 and 1 lakh। तो इस थर्ड ईयर में क्या हुआ? थर्ड ईयर में 1 लाख मतलब 100,000, 50,000 एंड 100,000, ये था उनका इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? ये इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। इसमें से अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले अपने को इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट निकालना है। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है? इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है कि फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का तो सेम रहेगा इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 120, 80, 150। सेकेंड ईयर में देखो, इसने और 80,000 रुपीज लगाया है, मतलब +80। सो +80 और उसका पहले का इन्वेस्टमेंट कितना है? 120। तो सेकेंड ईयर में ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 200। बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? पहले 80 था, सेकेंड ईयर में और इसने 20,000 लगाया, सो बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 100। 100 मतलब 100,000 की बात कर रहा हूँ, है ना? सारे थाउजेंड्स मैंने काट दिए, तीन तीन जीरो काट दिए। सी ने इन्वेस्ट किया था 150 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में उसमें 50,000 उठा लिया, मतलब -50 हो गया, तो इसका हो गया 100। एम आई क्लियर? नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर पे देखो और 100,000 ए ने दिया है, इन्वेस्ट किया है, मतलब 200 + 100, इसका हो गया 300। इसका 100 था +50, तो इसका हो गया 150। सी ने क्या किया? 100 था और 100 लगाया, तो हो गया 200।
So at the end of third year, this is the investment, है ना? सो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर इफेक्टिव हम इन्वेस्टमेंट देखें तो कितना हो जाएगा, इसका देखेंगे तो इसका निकालेंगे 2036 620, बी का हो जाएगा 0853 3 330, एंड यहाँ पे देखेंगे तो 200 300 400। दिस इज द इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो रेशियो जो डिवाइड होगा वो इसी बेसिस पे होगा, 620 is to 330 is to 40। तो कितना हो जाएगा, 62 is to 33 is to 40, 62 33 40। Am I clear? तो अगर हमको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है जहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। पहले तो जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ उसका एक टेबल बना लो, फिर वहां से इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट का टेबल बनाओ कि फर्स्ट ईयर अगर इतना पैसा दिया तो सेकेंड ईयर में उसने और पैसा लगाया कि उठाया, प्लस माइनस कर लिए सारा। जब तीनों साल का हिसाब किताब निकलेगा तो सब सारे इन्वेस्टमेंट प्लस करो और फिर उसी के बेसिस पे रेशियो निकालो। वेरी सिंपल। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करूंगा। ओके, आप लोगों का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें देख लो, एकदम बहुत जरूरी चीजें मैं बताने वाला हूँ। 2 मिनट रुकना मेरे साथ। देखो आप लोगों का बहुत सारा अलग अलग क्लासेस बन चुका है। जैसे यहाँ पे जनरल जनरल स्टडीज कॉमन पेपर और एक जनरल स्टडीज प्री प्रैक्टिस बैच, इसका अभी तक काम हमने शुरू नहीं किया है, सिर्फ बैच बना के रखे हैं। कंपेटिटिव मैथ्स जो चल रहा है, दिस इज योर बैच, और इसमें अगर आप चाहते हो तो आई होप सबको मिला होगा। सारे के सारे लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे, सारे लेक्चर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल्स रहेगा, जितना भी लेसन्स आएंगे लेसन के हिसाब से वो सारे वीडियोस में यहाँ पे रख रहा हूँ, सारे लेक्चर्स रख रहा हूँ। और आपका काम है कि आप टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के अंदर में जो भी वीडियोस है उसको देखना, टेस्ट अटेम्प्ट करना। टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट आप लोग करते नहीं हो, ऑनलाइन कोई टेस्ट है जैसे स्क्वायर रूट का टेस्ट है, तो अभी तक कितना सबमिट हुआ वो देखते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग जो कंप्लीट हो गए छोड़ दो, लेकिन जो ऑनगोइंग टेस्ट आएगा ना अभी, तो सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करो। टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगता है। रात को या सुबह उठ के एक बार खोल के देखना, बैच को खोल के देखना, कोई नोटिस है, कोई असाइनमेंट है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल का बैच पे यहाँ पे एएम जेएम श्योर सक्सेस बैच है, आरआरबी जेई का बैच है, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो अभी चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में जाए आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेसन प्लान के हिसाब से मिलेगा, जितना सारा जो भी टॉपिक जो नया ज्वाइन कर रहा है वो जा सकता है।
जितने सारे लेक्चर हुए या फिर लेक्चर मैं रख रहा हूँ उसको देखना है। असाइनमेंट मिलेगा, बैच खोलने से ही आपको असाइनमेंट दिखेगा, नोटिस बोर्ड पे दिखेगा। 2 टास्क असाइन, फिनिश द 2 टास्क बिफोर डेडलाइन। तो डेडलाइन है, आपको उससे पहले खत्म करना है। हर एक बैच का, हर एक क्या कहते हैं इसको, जो भी चल रहा है अभी ऑनगोइंग, सबका इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इसीलिए इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सारे बैचेस अगर आप देखो तो कितने सारे क्लासरूम्स है, सारा मैनेज करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, हाँ, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, हो जाएंगे। जितना हो रहा है उसको करो। फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी, डीसीएस एंड स्काडा, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल स्किल ट्रेनिंग, पावर प्लांट फेमिलियराइजेशन, बॉयलर, टरबाइन, बैलेंस ऑफ प्लांट, सबका अलग अलग क्लासरूम बनेगा, अलग अलग तरीके से सारे लेक्चर्स सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को मिलेगा। तो जिसको जिसको ज्वाइन करना है अभी कर लो, अभी ऑफर भी है, बहुत कम प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को ऑफर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज मतलब, अगर पकड़ लो आपको पूरा का पूरा कोर्स नहीं लेना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर सिर्फ सब्जेक्ट का कोचिंग लेना है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, या मुझको सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन चाहिए, मुझको सिर्फ पावर सिस्टम चाहिए, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी आप ले सकते हो। बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि पर सब्जेक्ट बेसिस पे कितना प्राइस होगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन चल रहा है। ऑफर जो है अभी पूरा का पूरा बैच अभी आप ले सकते हो बहुत कम पैसों में। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हमारे कोऑर्डिनेटर मैम से बात करना है। और कोऑर्डिनेटर मैम का नंबर क्या होगा, 8822452060। अब इस नंबर पे बात करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपका जो भी, आपको आपका जो जरूरत है उस हिसाब से आप बात करो, मिल जाएगा। अगर नहीं होता है, कोई भी दिक्कत मिलता है, ये मेरा नंबर है 9435903266। दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आई प्रेफर व्हाट्सएप, काफी ज्यादा काम रहता है तो सबसे हमेशा बात करना पॉसिबल नहीं होता है, बट व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो सोशल मीडिया चैनल आपको पता ही है, उसमें जाने से आपको मिलेगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।